हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन लोगों ने बात कर ली है वाउचर्स के बारे में, और इस क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण के बारे में। तो लेखांकन समीकरण का प्रश्न भी यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो चलिए हम लेखांकन समीकरण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप लोग देखिए कि लेखांकन समीकरण को द्विपक्षीय अवधारणा भी कहते हैं। हम लोगों ने जब लेखांकन के सिद्धांत यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उसके अंदर अपन लोगों ने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। इसे अपन द्विपक्षीय अवधारणा के नाम से जानते हैं। और ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो एट लीस्ट 2 अकाउंट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर यदि हमसे पूछ लिया जाए कि लेखांकन समीकरण कौन सी अवधारणा पर आधारित है, इस तरह का प्रश्न यदि हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा कि लेखांकन समीकरण जो है वो द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, यानी कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेस्ड है। इस अवधारणा के आधार पर दोहरा लेखा पद्धति का आविष्कार हुआ है, यानी कि इसी कंसेप्ट के बेस पर डबल एंट्री सिस्टम भी बना है। इसके अनुसार व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियां यानी कि व्यवसाय की जितनी भी असेट्स होती हैं उनका जो योग यानी कि जो टोटल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होता है। देयताओं का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज और स्वामी की पूंजी यानी कि ओनर्स कैपिटल के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि लेखांकन समीकरण ये कहता है कि भाई व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं, असेट्स होती हैं, वो हमेशा बिजनेस की लाइबिलिटीज और ओनर्स कैपिटल के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस समीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि लेखांकन समीकरण क्या है तो लेखांकन समीकरण का मतलब क्या होता है, व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। यानी कि हमारे बिजनेस की टोटल असेट्स हमेशा बिजनेस की लाइबिलिटी और ओनर्स की कैपिटल की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मेनली आप लोगों को 2 चीज़ें जो हैं याद रखनी है कि एक तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसे अपन द्विपक्षीय अवधारणा भी कहते हैं। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर आधारित है। लेखांकन समीकरण होता क्या है, ये कहता है कि व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनका योग हमेशा बिजनेस की लाइबिलिटीज और कैपिटल के क्या होता है, इक्वल होता है। और इस समीकरण को हम 2 प्रकार से और लिख सकते हैं। अगर हमें बिजनेस की लाइबिलिटीज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बिजनेस की लाइबिलिटीज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। और यदि हमें बिजनेस की कैपिटल को फाइंड आउट करना हो तो हम असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है या कौन सी इक्वेशन सही है। तो ये 3 इक्वेशन सही होती हैं। इन 3 के अलावा जो चौथी इक्वेशन दे रखी हो वो गलत होंगी। मेन इक्वेशन तो ये होती है, और इस इक्वेशन से 2 इक्वेशन और बन सकती है, वो ये है। अगर आपको लाइबिलिटीज निकालनी है
तो आप असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो, कैपिटल निकालनी है असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो। तो ये 3 इक्वेशन जो है ये सही मानी जाती है। इसके अलावा जो चौथी इक्वेशन आपको दे रखी होगी वो क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट देखिए आगे, अब मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित व्यवहार को लेखांकन समीकरण में किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो हमें इसकी प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है। देखिए, या तो वो आपसे बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ लेंगे, और थ्योरेटिकल प्रश्न पूछेंगे तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी अवधारणा पर आधारित है, यानी कि लेखांकन समीकरण कौन सी अवधारणा पर आधारित है, द्विपक्षीय अवधारणा के ऊपर आधारित है, ठीक है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। या फिर वो आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो ये 3 समीकरण सही हैं, इसके अलावा जो चौथा होगा वो गलत होगा। या फिर वो आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे, ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को लेखांकन समीकरण में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन आपको आने चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो हैं रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के अलावा, तो उसका वीडियो भी मैं इसी के साथ डालूंगा और उस पर लिखा हुआ होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो वो वहाँ पर मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, और यहाँ पर मैं आपको थ्योरेटिकल वे में बताऊंगा कि किस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से दिखाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, जो मैं इसी के साथ अटैच करके डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं और हमसे कहा जाएगा कि बताइए कि आप इसको लेखांकन समीकरण में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो ध्यान से देखना, आप इस वाली क्लास को समझोगे तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, इसको ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे बीच में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऐसे एक कॉलम बना देते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे एक कॉलम बना देते हैं, फिर एक कॉलम यहाँ पर हम ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे अपन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को करते हैं। हालांकि मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले वीडियो में इसको और डिटेल से समझाया है। तो देखिए, यहाँ पर होता है सीरियल नंबर, यहाँ पर होती है असेट्स, यहाँ पर होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2-3 कॉलम और बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं ऐसे 2-3 कॉलम और बना लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, असेट साइड के अंदर एक कॉलम खोलेंगे कैश का और इधर एक कॉलम खोलेंगे कैपिटल का सबसे लास्ट में, ठीक है। हमने यहाँ पर कैपिटल वाला कॉलम आप चाहो तो शुरुआत में भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जितनी भी रोकड़ से हमने व्यापार प्रारंभ किया है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 1 डालकर यहाँ पर रोकड़ के कॉलम में भी प्लस यानी कि अमाउंट लिख देंगे और कैपिटल के कॉलम में भी क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे। यानी कि रोकड़ और पूंजी दोनों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। रोकड़ को भी बढ़ाया जाएगा और पूंजी को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इसी तरीके से लिखा हुआ आता है। तो रोकड़ को भी बढ़ाया जाएगा और पूंजी को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भाई बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश भी प्लस हो रहा है और कैपिटल भी क्या हो रही है, प्लस हो रही है। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, नगद माल खरीदा। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, नगद माल खरीदा यानी कि गुड्स परचेज्ड। अब नगद माल खरीदा है तो आप खुद सोचिए, एक तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक, हमें स्टॉक का एक कॉलम जो है यहाँ पर खोलना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड के अंदर हम स्टॉक को तो बढ़ा देंगे और रोकड़ को क्या करेंगे, घटा देंगे। रोकड़ को क्या करेंगे, घटा देंगे और इधर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, नगद माल खरीदने से क्या हो रहा है, नगद माल खरीदने से स्टॉक हमारे पास आ रहा है तो हम स्टॉक को बढ़ा देंगे और कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर क्या आ रहा है, नगद फर्नीचर खरीदा। देखो यहाँ पर माल खरीदा था, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर तो असेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फर्नीचर का कॉलम भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ हम असेट ही लिख रहे हैं, है ना। तो अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, थर्ड ट्रांजैक्शन का, हमारी फर्नीचर प्लस हो जाएगा और हमने फर्नीचर किस में खरीदा है, नगद में खरीदा है, नगद में। तो यानी कि फर्नीचर को हम नगद में खरीदा है तो हमारे पास से कैश चला गया, क्या चले गया, कैश चले गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन का क्या प्रभाव पड़ा, संपत्ति बढ़ गई और नगद क्या हुआ, कम हो गया। तो आपको ऑप्शन में इसी तरीके से दिया जाता है, रोकड़ को घटाया जाएगा, संपत्ति को बढ़ाया जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, उधार माल क्रय किया। उधार माल क्या किया, क्रय किया, यानी कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार में खरीदा है यानी कि क्रेडिट में खरीदा है। अब माल तो बिजनेस के अंदर आया है तो भाई स्टॉक क्या होगा, फोर्थ ट्रांजैक्शन से स्टॉक का कॉलम हमने ऑलरेडी खोल रखा है तो हम स्टॉक को तो कर देंगे प्लस, क्योंकि भाई माल तो हमारे पास से आ रहा है और हमने उधार खरीदा है, इसका मतलब हमें भविष्य में पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो हमें लायबिलिटीज साइड के अंदर एक कॉलम खोलना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स। क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि दायित्व में वृद्धि होगी और संपत्ति में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भाई इसे स्टॉक में जोड़ा जाएगा और लेनदारों में भी जोड़ा जाएगा। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक भी इंक्रीज होगा और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये अपन को इस तरीके से वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किस ट्रांजैक्शन को हमें किस तरीके से दिखाना पड़ता है। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को। भाई देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा, जब उसने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदने से क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, क्योंकि कैश गया स्टॉक आया। नगद फर्नीचर खरीदा, अब क्या हुआ, फर्नीचर असेट इंक्रीज, कैश डिक्रीज। फिर क्या हुआ, उधार माल क्रय किया, अब उधार माल खरीदने से स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। फिर क्या लिखा हुआ है, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा यानी कि गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी कि नगद माल बेचने से क्या हुआ, अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने माल बेच दिया और नगद में बेचा है तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा, स्टॉक डिक्रीज कैश इंक्रीज। फिर क्या लिखा हुआ है, उधार माल बेचा ₹75,000, लागत मूल्य ₹60,000, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब देखो यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है और सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है और सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे। देखो माल हमेशा स्टॉक के अंदर से कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक के अंदर से, यहां पर मैं अमाउंट लिखकर समझा रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हम स्टॉक में से क्या करेंगे, 60,000 रुपीज़ क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि भाई स्टॉक में से हमेशा लागत मूल्य को ही घटाते हैं। अब हमने उधार माल बेचा है, क्या करा है, बेचा है, तो हमें डेटर्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं असेट साइड के अंदर यहीं पर ही आपको बना के दिखा रहा हूँ। डेटर्स का हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जगह नहीं है और डेटर्स असेट के अंदर ही आते हैं, तो मैं डेटर्स का एक कॉलम बनाकर आपको यहीं पर ही दिखा रहा हूँ। अब हम उससे कितने रुपए लेंगे, 75,000 रुपये लेंगे, यानी कि 75,000 रुपीज़ लेंगे। तो स्टॉक तो 60,000 से डिक्रीज हुआ और 75,000 से हमारे डेटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें 15,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हमें 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें 15,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 15,000 रुपीज़ मैं कैपिटल में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ, 60,000 रुपीज़ से स्टॉक डिक्रीज हो गया, 75,000 रुपीज़ से डेटर इंक्रीज हो गए और 15,000 रुपीज़ से कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। जब किसी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं, और अगर इसमें मुझे लॉस हो रहा होता तो मैं कैपिटल को डिक्रीज कर देता, क्या कर देता, कैपिटल को डिक्रीज कर देता। तो हमें व्यवहारों को लेखांकन समीकरण में प्रदर्शित करना भी आना चाहिए कि किसी व्यवहार को लेखांकन समीकरण में किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने नगद माल खरीदा तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश चला गया। फिर हमने नगद फर्नीचर खरीदा तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश चला गया। फिर हमने उधार माल खरीदा तो स्टॉक तो इंक्रीज होगा, लेकिन खरीदने से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए तो हमने क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर दिया, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। नगद माल बेचा, नगद माल बेचने से स्टॉक गया और कैश आ गया। फिर जो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है इसके अंदर हमने 60,000 रुपये का माल 75,000 रुपये में बेचा। अगर उधार बेचा है इसलिए डेटर्स आ गए, अगर नगद में बेचते तो ये 75,000 रुपये यहाँ पर आ जाते, कैश में ऐड हो जाते। और इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यदि लॉस होता तो मैं कैपिटल में डिक्रीज कर देता। तो ये 6 के 6 ट्रांजैक्शन आपको समझ में आए होंगे कि इन्हें किस तरीके से लेखांकन समीकरण के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास के बीच में एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है
जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। और इस बैच के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ विथ स्पीड फैसिलिटी आपको अवेलेबल होंगी। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके अंदर डाउट सेशन क्लासेस भी लगाई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 ईयर। और साथ ही साथ इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी विथ वीडियो सॉल्यूशन। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि भाई कैसे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किया, अब कमीशन हमने प्राप्त किया है तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, उसको आप अपने नोट्स में ध्यान रखिएगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल प्लस होगी। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको लॉस होता है तो कैपिटल क्या होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी। अगर कोई इनकम आपको रिसीव्ड होती है, कोई इनकम आपको रिसीव्ड होती है तो भी आपको कैपिटल को इंक्रीज करना है। और यदि कोई आप एक्सपेंसेस करते हो, क्या करते हो, एक्सपेंसेस करते हो तो आपको कैपिटल को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो थोड़ा सा ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है ना भाई। बाकी इस तरफ तो आपको अज्यूम करना देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या है। मेन मैंने कैपिटल से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन आपको अलग से और लिखवाए हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब देखिए कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया तो कैश तो आया होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कैश को क्या कर देंगे, हम कैश को प्लस कर देंगे। अब मैंने आपको ये चीज़ इसलिए लिखवाई, अब बच्चे सोचेंगे कि यार कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया तो कैश तो बढ़ गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाएं, हम कमीशन रिसीव्ड का कॉलम खोलेंगे यहाँ पर। भाई ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस इनकम और एक्सपेंसेस का कोई भी कॉलम अलग से नहीं खुलता है, इनका एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर ही होता है। इनका एडजस्टमेंट किस में होता है, कैपिटल में। आपको प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, इनकम के लिए, एक्सपेंसेस के लिए अलग से कोई भी कॉलम खोलने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो एडजस्टमेंट होगा वो कैपिटल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, कैपिटल के अंदर होगा। इसलिए मैंने आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिखवाए हैं, मेंशन किए हैं। अब देखिए कमीशन प्राप्त हुआ तो कैश क्या हो गया, प्लस हो गया। अब कैश प्लस हो गया, इनकम है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि भाई कमीशन प्राप्त किया 5,000 रुपये, इसे लेखांकन समीकरण में कैसे दर्शाएंगे।
कैश को इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेतन का भुगतान किया। अब देखो एक्सपेंस आ गया, क्या आ गया? एक्सपेंस। अब वेतन का भुगतान किया तो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया कि अगर इनकम रिसीव्ड होती है तो कैपिटल को बढ़ाना है, कोई एक्सपेंस करते हो तो कैपिटल को घटाना है। अलग से कोई कॉलम खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले में हमें इनकम हो रही थी तो हमने कैश को प्लस कर दिया, कैपिटल को प्लस कर दिया। दूसरे के अंदर हमने वेतन का भुगतान किया तो हमारे पास से कैश गया और हमने कैपिटल को कम कर दिया। तीसरा, निजी प्रयोग हेतु आहरण किया। निजी प्रयोग हेतु आहरण किया। तो ध्यान रखना, ड्राइंग के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ड्राइंग से भी हमेशा क्या होती है? कैपिटल ही डिक्रीज होती है। अब निजी प्रयोग हेतु आहरण, अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम नगद का ही मानेंगे। अगर माल का होता तो स्टॉक को कम कर देते, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम कैश का ही मानेंगे। तो इससे भी कैश कम होगा, और क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से ही लेस होती है। ड्राइंग्स हमेशा किस में से लेस होती है? कैपिटल के अंदर से लेस होती है। तो निजी प्रयोग हेतु आहरण किया तो कैश कम कर दो और कैपिटल को भी क्या कर दो? कम कर दो। फिर देखो, लेनदारों को भुगतान किया। लेनदारों को, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हमने। क्या किया? क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया। अब पेमेंट किया तो हमारे पास से कैश जाएगा, और जो भी क्रेडिटर्स हमारे पास होंगे हम उन क्रेडिटर्स में से भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि भुगतान कर दिया हमने तो क्रेडिटर्स क्या हो गए? कम हो गए। आग से माल नष्ट हो गया। आग से माल नष्ट हो गया तो देखो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? हमारे पास स्टॉक होगा, स्टॉक के अंदर से माल जो है जलकर क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब माल जलकर नष्ट हो गया तो स्टॉक कम हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया, लॉस, लॉस किस में से कम होता है? लॉस कैपिटल में से कम होता है। लॉस किस में से कम होता है? कैपिटल में से कम होता है। तो आग से माल नष्ट हो गया, इसको आप कैसे दिखाओगे लेखांकन समीकरण में? आप स्टॉक को कम करोगे और आपको नुकसान हुआ है तो आप कैपिटल में से क्या कर दोगे? कम कर दोगे। स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास, यानी कि क्या लगाया है? डेप्रीशिएशन लगाया है। तो जो भी फिक्स्ड असेट्स आपके पास होगी, जो भी फिक्स्ड असेट्स आपके पास होगी, उस फिक्स्ड असेट की वैल्यू को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। फिक्स्ड असेट की वैल्यू को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। और डेप्रीशिएशन क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, नॉन कैशेबल एक्सपेंसेस होता है। तो डेप्रीशिएशन को भी आप कैपिटल में से क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो देखो कितने काम की चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, और यहीं पर ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसको अपने नोट्स के अंदर ज़रूर उतार लेना और अच्छी तरीके से इसको याद करके जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भाई वो आपसे प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं, और वो आपसे कोई क्वेश्चन वोशन नहीं कराएंगे। वो आपसे कहेंगे कि बताइए इसको लेखांकन समीकरण में किस प्रकार दर्शाया जाएगा। भाई कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन इनकम है, इनकम है तो कैश को इंक्रीज कर दो, कैपिटल को इंक्रीज कर दो। वेतन का भुगतान किया, इसका मतलब एक्सपेंसेस है, कैश गया, कैश को कम कर दो, और एक्सपेंसेस किस में से लेस होते हैं? कैपिटल में से लेस होते हैं, है ना? बस याद होना चाहिए। निजी प्रयोग हेतु आहरण किया, नगद निकाला तो कैश को कम कर दो, और ड्राइंग किस में से लेस होती है? कैपिटल में से लेस होती है, कैपिटल को कम कर दो। लेनदारों को भुगतान किया, लेनदारों को भुगतान किया, कैश गया, अब क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स को भी कम कर दो। आग से माल नष्ट हुआ, माल नष्ट हुआ है तो स्टॉक को कम कर दो, और नुकसान है, नुकसान किस में से कम करते हैं? कैपिटल में से कम करते हैं, तो कैपिटल में से कम कर दो। स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया, यानी कि डेप्रीशिएशन लगाया,
तो फिक्स असेट की वैल्यू कम हो गई, माइनस कर दो, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में से क्या कर दो, कम कर दो। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एडजस्टमेंट्स को दिखाते हैं, है ना, यानी कि ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं इसके अंदर भैया ये सारे के सारे ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अगर वो आपसे टिपिकल पूछेंगे तो वो आपसे यही पूछ सकते हैं 13 से लेकर 19 तक के जो ट्रांजैक्शन है इनको लेखांकन समीकरण में कैसे दर्शाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। 13 से 19 तक के जो ये ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं ये ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो वही असेट्स, लाइबिलिटीज, प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो निजी उपयोग के लिए माल का आहरण किया, किसका आहरण किया, और माल को हमेशा ध्यान रखना किस पर कम करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कम करते हैं। किस पर कम करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कम करते हैं। जब भी स्टॉक कम होगा चाहे कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो कॉस्ट प्राइस पर ही कम होगा। तो माल का आहरण किया है तो स्टॉक और कैपिटल, स्टॉक और कैपिटल, तो भाई ड्राइंग से हमेशा कैपिटल ही कम होती है। तो हम क्या करेंगे 13th ट्रांजैक्शन को स्टॉक को लेस कर देंगे और कैपिटल को भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। स्टॉक भी कम हो गया और कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। ध्यान रखिएगा, स्टॉक भी कम हो गया और कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, हमने खर्चे का भुगतान पहले से ही कर दिया, हमने खर्चे को पहले से ही चुका दिया। तो चुका दिया तो भाई इसका मतलब क्या है कि हमारे पास से कैश क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, असेट होते हैं। तो हमें असेट साइड के अंदर कॉलम खोलना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि इन्हें हम करंट असेट मानते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि हमने एडवांस में भुगतान कर दिया। तो ध्यान रखना पूर्वदत्त व्यय यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाते हैं, कैश को डिक्रीज करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं। इसका उस तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर क्या है, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय जो है करंट ईयर से रिलेटेड है,
है ना, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ये खर्चा करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए कैपिटल कम होगी। क्या होगी? कैपिटल कम होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में से कम कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर, क्योंकि एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो हमने कैपिटल को क्या कर दिया, कम कर दिया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम खोलेंगे, क्योंकि हम इसे करंट लाइबिलिटी मानते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेखांकन समीकरण में कैसे दिखाते हैं, रोकड़ को कम करते हैं और पूर्वदत्त व्यय को बढ़ाते हैं। अदत्त व्यय को कैसे दिखाते हैं, अदत्त व्यय को कैपिटल में से कम करते हैं और दायित्वों में यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर उपार्जित आय यानी कि अक्रूड इनकम, उपार्जित आय यानी कि अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, करंट ईयर की इनकम है तो कैपिटल तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि भाई करंट ईयर की इनकम है तो इनकम कैपिटल में प्लस होती है। और अक्रूड इनकम को हम क्या मानते हैं, असेट मानते हैं, क्योंकि ऐसी आय जो हमने कमा तो ली लेकिन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो अक्रूड इनकम को हम क्या करते हैं, करंट असेट मानते हैं। तो हमें अक्रूड इनकम का कॉलम खोलना पड़ेगा और उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पूंजी में भी वृद्धि होती है और संपत्ति में भी वृद्धि होती है। फिर अनुपार्जित आय यानी कि अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम यानी कि हमने किसी से अग्रिम रूप से क्या करा, प्राप्त कर लिया। अब अग्रिम रूप से राशि प्राप्त कर ली यानी कि ऐसी आय जो हमने कमा तो ली लेकिन जो हमने प्राप्त तो कर ली लेकिन अभी तक हमारा उसके ऊपर विधि सम्मत अधिकार नहीं हुआ है। यानी कि हमने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया और अभी तक हमने उसका काम नहीं किया है। तो भाई हमने पैसा तो ले लिया तो कैश तो बढ़ेगा, पैसा तो ले लिया लेकिन कैश तो पैसा ले लिया तो कैश तो बढ़ेगा, लेकिन हम इसे इन कैपिटल में प्लस नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारा उसके ऊपर लीगल राइट नहीं हुआ है, तो हमारे ऊपर वो लाइबिलिटी है। तो अनर्ड इनकम को हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसका काम नहीं करेंगे तब तक हम इसे इनकम नहीं मान सकते। इसलिए कैपिटल में प्लस नहीं करेंगे, हम इसके लिए अलग से कॉलम खोलकर उसमें इसको प्लस करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन माने जाते हैं और इसको दर्शाना आना चाहिए। तो वो आपसे एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर अगर बुरा से बुरा ये पूछ सकते हैं तो वो इस तरह के ट्रांजैक्शन पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यापारी ने माल का आहरण किया है तो भाई माल कम हो जाएगा और ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है। पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय का मतलब आपने एडवांस में चुका दिया तो कैश कम हो गया, लेकिन आपके लिए वो असेट है तो आप उसको अलग से कॉलम खोल के दिखाओगे, ठीक है ना। तो कैश को कम करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम खोलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब क्या है कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल में से कम हो जाएंगे, किस में से, कैपिटल में से, और अभी तक आपने चुकाई नहीं है इसलिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उपार्जित आय, उपार्जित आय यानी कि ऐसी आय जो आपने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं है, तो करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है तो आपको कैपिटल में प्लस करना है, और क्योंकि अभी तक आपको मिली नहीं है इसलिए आपके लिए असेट है तो आप यहाँ पर अलग से कॉलम खोलकर दर्शाओगे। अनुपार्जित आय का मतलब आपने एडवांस में पैसा ले लिया तो आपके पास पैसा आ गया लेकिन आपने अभी तक उसका काम नहीं किया है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में अलग से कॉलम खोल के दर्शाओगे। तो ये आपको याद करके जाने हैं 4 ट्रांजैक्शन,
बाकी ट्रांजैक्शन तो इजी होते हैं, लेकिन ये 4 ट्रांजैक्शन बहुत ही टिपिकल होते हैं, यानी कि इनको दर्शाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको रट के जाना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे शो करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे शो करते हैं, अक्रूड इनकम को कैसे शो करते हैं और अनअर्न्ड इनकम को कैसे शो करते हैं। ये 4 ट्रांजैक्शन बहुत टिपिकल होते हैं, इसलिए इनको आपको याद करके जाना है कि लेखांकन समीकरण में कैसे दर्शाया जाता है। इसके अलावा अगर पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, क्योंकि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज दोनों जो हैं पूंजी से संबंधित हैं। पूंजी पर ब्याज खर्चा है, इसलिए कैपिटल में माइनस करेंगे, और इससे पूंजी ही बढ़ती है, इसलिए कैपिटल में प्लस करेंगे। आहरण पर ब्याज इनकम है व्यापार के लिए, क्योंकि अपने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, तो आहरण पर ब्याज क्या है, इनकम है, इसलिए प्लस करेंगे। लेकिन आहरण पर ब्याज से पूंजी ही कम होती है, इसलिए माइनस करेंगे। तो ये 2 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, इसको पूंजी में ही जोड़ते हैं, पूंजी में ही घटा देते हैं। तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये बड़े ही अनोखे ट्रांजैक्शन हैं कि इनको लेखांकन समीकरण में ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, पूंजी में ही वृद्धि की जाती है, पूंजी में ही कमी की जाती है। क्योंकि पूंजी पर ब्याज खर्चा है इसलिए माइनस होगा, लेकिन इससे पूंजी ही बढ़ती है इसलिए प्लस होगा। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय है, व्यवसाय के लिए क्या है, आय है, इसलिए प्लस करेंगे। लेकिन इससे पूंजी ही कम होगी इसलिए माइनस करेंगे। तो ये 2 ट्रांजैक्शन बड़े ही अनोखे ट्रांजैक्शन हैं, इनका प्रभाव पूंजी के ऊपर ही पड़ता है लेखांकन समीकरण के अंदर। तो लेखांकन समीकरण में इनको इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हैं आपको अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं। 14 से लेकर 19 तक के ट्रांजैक्शन तो खास तौर से आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं कि इनको किस तरीके से लेखांकन समीकरण में दर्शाया जाता है और प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं और मैंने आपको कहा है कि इसी के साथ में वो वीडियो अटैच करूँगा, ठीक है। इसके अलावा लेखांकन समीकरण में से कुछ इस तरह के प्रश्न बनाकर भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे ये क्या कह रहा है कि मोहित ने 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख रुपए लगाकर क्या किया, व्यवसाय प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 को उसकी संपत्तियां, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट को उसकी असेट्स और उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, 5,90,000 और 2,80,000। उसकी अंतिम पूंजी से मतलब क्लोजिंग कैपिटल, अंतिम पूंजी से मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, तथा वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ की गणना कीजिए। यानी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। हमें क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है और हमें प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर एक तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है 3 लाख रुपीज़। इसके अलावा हमें क्लोजिंग असेट्स दे रखी हैं, क्योंकि भाई 31 मार्च को है, तो हमें क्लोजिंग असेट्स कितनी दे रखी है, 5,90,000 रुपीज़। फिर हमें क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखी है, हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी हैं, 2,80,000 रुपीज़। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखो, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैपिटल निकालने के लिए असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे।
हम असेट्स में से किसको माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास असेट कितनी है, 5,90,000 और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 2,80,000। ठीक है ना। तो अगर हम 5,90,000 में से 2,80,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा आप देखो, हम 5,90,000 में से 2,80,000 को क्या कर देते हैं, माइनस, तो हमारे पास आ गए 3,10,000 रुपीज़। यानी कि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल है 3,10,000 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना। जब एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, इन सब की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर अतिरिक्त पूंजी, आहरण, इन सब की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, आपको नहीं दे रखी, और आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल में से, आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, यानी कि 3,10,000 माइनस 3 लाख। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, आपके पास प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज़ का। कितना प्रॉफिट आ गया आपके पास, 10,000 रुपीज़। तो हमारे पास क्लोजिंग असेट थी, क्लोजिंग लाइबिलिटी थी, तो क्लोजिंग असेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी को माइनस करके हमने क्लोजिंग कैपिटल को निकाल लिया, और प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया। क्योंकि भाई ओपनिंग कैपिटल में जो, क्लोजिंग कैपिटल में जो इंक्रीमेंट आया है वो प्रॉफिट के कारण ही आया होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो। इसका मतलब आपकी पूंजी पहले 3 लाख थी, अब 3,10,000 हो गई। इसका मतलब आपने वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस तरह का प्रश्न। हालांकि बहुत लंबा प्रश्न है लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो वही फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो स्टैंडर्ड तो रख ही सकते हैं वो। तो देखिए, अब देखो मार्च 31, 2017 यानी कि फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट को एक व्यवसाय की संपत्तियां तथा बाह्य दायित्व क्रमशः 9 लाख रुपए और 4,20,000 थे। यानी कि हमें क्या कर रखा है, क्लोजिंग असेट दे रखी है, हमें क्लोजिंग असेट्स दे रखी हैं। कितनी दे रखी है क्लोजिंग असेट, हमें क्लोजिंग असेट दे रखी है 9 लाख रुपए। फिर हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, क्योंकि भाई 31 मार्च की इंफॉर्मेशन है तो क्लोजिंग ही होगी। तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ दे रखी है 4,20,000 रुपीज़। वर्ष के दौरान स्वामी ने 90,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी के लगाए। यानी कि हमें एडिशनल कैपिटल दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है। कितने रुपए की, 90,000 रुपीज़ की। फिर उसने निजी प्रयोग हेतु 1,90,000 रुपये का आहरण किया। यानी कि हमें ड्राइंग्स दे रखी है 1,90,000 रुपीज़। फर्म ने वर्ष के दौरान 1,25,000 रुपये का लाभ कमाया। हमें प्रॉफिट भी गिवन है 1,25,000 रुपीज़। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। और इस तरह का प्रश्न दिया जा सकता है। अब आप लोग एक बात को समझना, जहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, हम जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ चलते हैं
तो हम ओपनिंग कैपिटल के अंदर क्या ऐड करते हैं? हम ओपनिंग कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या ऐड करते हैं? एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं। इसके अलावा हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर हम ऐड करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, रुको, ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये समीकरण, क्योंकि ऐड लेस में कोई इशू नहीं है, हम ऐसे समझो, हम लेस करते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, फिर हम लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर हम ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल। फिर हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस होता तो हम लेस में लिख देते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। और लॉस होता तो प्रॉफिट की जगह लेस में लॉस लिख देते। तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना, हमें इसी सीक्वेंस के अंदर चलना पड़ता है। ठीक है ना, अब हमें क्या कर रखा है? हमसे पूछी जा रही है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? जो चीज़ ऐड हो रही है उसको तो हम लेस में लिखेंगे, और जो लेस हो रही है उसको हम ऐड में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी दे रखी है? 9 लाख रुपए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात? अब ये लेस में है तो हम इनको क्या कर देंगे? ऐड में कन्वर्ट कर देंगे। ऐड ड्राइंग्स। ऐड ड्राइंग्स। ठीक है ना। अब ड्राइंग्स कितनी है? 1,90,000 रुपये। तो हम 1,90,000 रुपये। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है ही नहीं तो छोड़ दो, दोबारा भाई फालतू में बढ़ाने से कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर हमें दे ही नहीं रखी, अगर दे रखी होती तो हम उसको ऐड कर देते। फिर लॉस होता है, लॉस तो है ही नहीं, हमें तो प्रॉफिट गिवन है तो उसको छोड़ दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने क्या करा? छोड़ दिया। अब एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? लेस। लेस एडिशनल कैपिटल। लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 90,000 रुपये। तो हमने एडिशनल कैपिटल को लेस कर दिया, तो ये आ गए 10 लाख रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, छोड़ दो। प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,25,000 रुपये। तो प्रॉफिट को क्या कर दो? लेस कर दो। यहाँ पर तो मैंने पूरा का पूरा समीकरण लिखा है, लेकिन फिर हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000 रुपये। तो अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास आंसर आ गया 8,75,000 रुपये। ये हमारी क्या है? ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। हमेशा ध्यान रखो, ओपनिंग कैपिटल से जब भी क्लोजिंग कैपिटल पर जाया जाता है, ड्राइंग लेस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होती है, करंट ईयर का लॉस लेस होता है,
एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है। और यही अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी हो तो हम रिवर्स कर देते हैं, जो चीज़ लेस में होती है उसको ऐड कर देते हैं, जो ऐड होता है उसको लेस कर देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारा लेखांकन समीकरण वाला जो अध्याय है ये भी यहाँ पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला वीडियो मैं इसके साथ ही अटैच कर दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनकी प्रैक्टिस को करना। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना। और थियोरेटिकल जितने भी एस्पेक्ट यहाँ पर बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर पहुँचने का रास्ता ये है, और क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो जो ऐड है उसको लेस कर दो, जो लेस है उसको ऐड कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।